सभी चिकित्सकगणों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी चिकित्सकगण जो सेमिनार में आए थे अपने अपने स्थान को, अपने अपने घर को पहुँच गए होंगे। आज 28 तारीख है और आज हम लोग NH BSc कोर्स को आगे शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग व्हाट इज़ फीवर में, और कई बार देखा गया है कि फीवर ही नहीं बोलना चाहिए, कार्डियो से रिलेटेड जब डिजीज़ कोई होता है तो उस कंडीशन में भी सिस्टाइटिस दिखाई देता है। और कहने का मतलब है सिस्टाइटिस एक कारण होता है जिसके वजह से हार्ट डिजीज़ भी जनरेट होता है। तो आज हम लोग सिस्टाइटिस के बारे में जानेंगे कि सिस्टाइटिस में क्यों इसको व्हाट इज़ फीवर में लिया गया, इसके कारण क्या होते हैं, इसके डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है और इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, और उसके अनुसार इसकी जो भी जानकारियाँ होती हैं महत्वपूर्ण, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसको विस्तृत शोध भी कहते हैं और मूत्राशय प्रदाह भी कहते हैं। मतलब यूरिनरी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी एक कंडीशन आती है जिसमें सिस्टाइटिस जनरेट होता है। इसको विस्तिकी सूजन भी कहते हैं। स्वेलिंग भी आने का कारण एक होता है। तो परिचय की बात करते हैं इसकी। तो किसी भी प्रकार का कोई कारण, जैसे मूत्राशय के भीतर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाना, या उससे इन्फ्लेमेशन जो होता है उसमें उस कंडीशन को या तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर कहते हैं या फिर इसको सिस्टाइटिस कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या आती है, इसमें बहुत ज़्यादा मूत्राशय पे दर्द होता है और साथ ही बार बार इसको पेशाब करने की व्यक्ति को इच्छा होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो रोग के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति को शीत लग गया हो, ऐसा हो सकता है। मूत्र मार्ग जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, मतलब सिकुड़ रहा हो, श्रिंक हो रहा हो। मिर्ची इत्यादि तेज और तीक्ष्ण पदार्थ का अधिक मात्रा में व्यक्ति सेवन करता हो, खाना खाता हो ऐसा। उसमें बाहरी कोई पार्ट पे चोट लगा हो या शॉक हुआ हो व्यक्ति को। मूत्राशय की पथरी मतलब यूरिनरी स्टोन या सुजाक व्यक्ति को हुआ हो। सर्दी तो मुझे भी हुई है। कैथेटर डालकर पेशाब करवाने के समय पे वहाँ जो उसके मसने होते हैं उस पे चोट लग गया हो। कैथेटर के अथवा कोपेवा जो होता है उसके अति उत्तेजक किसी प्रकार की औषधि लिया हो, क्योंकि एलोपैथी वे में देखा गया है कि कई लोग डेरिफाइलिन लेते हैं, उस कंडीशन से भी ये जनरेट होता है। और कई लोग इसमें मैन फोर्स टाइप की चीज़ें लेते हैं, उससे भी इस टाइप की चीज़ें जनरेट होती है। एक कंडीशन होती है जिसमें प्रोस्टोमेगली और सिस्टाइटिस अगर किसी व्यक्ति को होता है तो फीवर जो होता है वो 104 तक चले जाता है, और जो बीपी होता है वो भी फ्लक्चुएट करता है। बीपी हो सकता है 260/60 के आसपास मिले। और ऐसी कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया के भी कंडीशंस आते हैं, जो पल्स रेट होता है वो 27 तक जा सकता है। मेरे पास ऐसे एक केस आया था, मैंने बहुत सूझबूझ से उसको न्यूट्रलाइज़ किया था। घर का ही केस था, मेरे पिताजी का केस था मेरे, और मेरे एक मित्र ने साथ दिया था। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। अभी हाल ही में एक केस ऐसे ही था डॉक्टर अकबर जी के पिताजी का, वो भी अभी स्टेबल है, ठीक है पहले से। तो इस टाइप की जो केसेस आती हैं उसको जानना ज़रूरी क्यों होता है।
अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा इसको रोक रहा हूँ। एक जानकारी चाहिए थी जो आप लोगों की क्लासेस छूट गई, उसमें जो टॉपिक था हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एक क्लास मिले, लेकिन इस क्लास के लिए आपको स्पेस बता दिया जाएगा कि स्पेसिफाई ये क्लास होनी कहाँ है। और NHEH BSc कोर्स जो कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट होने के बाद एक नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा, उसमें सर्टिफिकेशन भी होगा और उसके बाद शायद हो सकता है 3 या 5 दिन का क्लास भी होगा। ये अंतिम बार होगा जिसमें मैं आपको व्हाट इज़ एफ्रिन मेथड, व्हाट इज़ ट्रांसम्यूटेड हर्ब, व्हाट इज़ transmuted dilute to bis process, what is the meaning of transmuted herb original crude D3-pi, and what process is creating by any spagyrics the form of distillation purification third। इसमें ये बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से स्पेजरिक्स का जनरेशन होता है, रीयूनाइट किया जाता है, और अगर उसको 1:9 से तोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, और 1:99 से तोड़ते हैं तो वो क्या बनता है। इसके अलावा में डाइल्यूशंस की डोजोलॉजी की परफेक्शन, जिसमें सीरियल डाइल्यूशन, पॉजिटिव वे डाइल्यूशन, 1 ml डाइल्यूशन, 1 ड्रॉप डाइल्यूशन, एंड इसमें इसके अलावा में जो डिज़ीज़ होता है उसको हम कैसे पहचाने कि कौन सा डाइल्यूशन उस जगह पे सूटेबल होता है, और उसकी डोजोलॉजी उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। ये आने वाले समय में डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा कि ये क्लास कब होगी। और इस क्लास के लिए व्यक्ति को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप होटल में आइए, रुकिए, उसके चार्ज में मुझे दीजिए। आपकी इच्छा है, आप होटल में रहना चाहें होटल में रहिए, किसी आश्रम में रहना चाहें आश्रम में रहिए। इसके लिए एक चार्जेस होंगी, उस चार्जेस को दे करके व्यक्ति को सीखना होगा। 1 दिन चाहे तो भी, 2 दिन चाहे तो भी, 3 दिन चाहे तो भी, 4 या 5 दिन भी बोलेगा तो वो उस वे में उस स्टेट के जो डॉक्टर्स होंगे उसके अनुसार तय की जाएगी। ये क्लासेस जो हैं ये नारायण हर्बल स्पाइसरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 2 के माध्यम से डॉक्टर रविंदर शर्मा और डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के द्वारा किया जाएगा। हो सकता है इसमें कोई तीसरा व्यक्ति या समूह इसके साथ संयुक्त कार्यक्रम के तहत ये वहाँ पढ़ाया जाए। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। सिस्टाइटिस के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। कई बार पे देखा जाता है कि व्यक्ति को अर्थराइटिस होता है और उस कंडीशन में भी सिस्टाइटिस जनरेट होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है, पैर के तलवे में ठंडापन होता है और व्यक्ति का जो फीवर का टेम्परेचर होता है वो 102 तक हो सकता है। इसमें एक तरह का स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। वृद्धावस्था में जब मसले जो होते हैं उसमें बोलना चाहिए कमजोरी आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी सिस्टाइटिस दिखाई देता है और ब्रेडिकार्डिया के साथ दिखाई देता है। इसमें मूत्राशय, गुर्दे और गुर्दे दैट मीन्स किडनी के जो हाथ वाला जो टचिंग पार्ट होता है वहाँ से लेकर के मलाशय और गर्भाशय जो होता है महिलाओं का, उसके जो दूसरे अंग होते हैं उसमें भी संक्रमण के तौर पर देखने को मिलता है। जब संक्रमण फैल जाता है तो उस कंडीशन में भी सिस्टाइटिस दिखाई देता है। 103 तक फीवर हो सकता है। मूत्राशय के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर या मैलिग्नेंट जनरेट हुआ हो, नियोप्लाज्म हुआ हो, तो वो भी एक कंडीशन हो सकता है, एक कारण हो सकता है। रोग की प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? अगर बात करते हैं लक्षण की, तो प्रमुख लक्षण में मूत्राशय के स्थान पर दर्द होना, अकड़न, भारीपन का प्रतीत होना, बार बार पेशाब की इच्छा होना, यूरिन करते या यूरिन करने के बाद उस स्थान पे जलन होना, अंगों के अंदर
बहुत ज़्यादा कंपन हो या फिर कोल्ड वाइट हुआ हो व्यक्ति को। तो अगर बात करते हैं तो मूत्राशय में मिला हुआ जो पार्ट होता है अथवा जो उसमें पस निकलता है, वैसी कंडीशंस में भी फीवर आता है। ये जो सिस्टाइटिस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग तीव्र मूत्राशय शोथ कहते हैं, कहने का मतलब है एक्यूट सिस्टाइटिस। और दूसरा जो होता है वो चीरकारी मूत्राशय शोथ होता है, इसको क्रोनिक सिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। मूत्राशय की जो तीव्र शोथ के जो लक्षण होते हैं, मतलब सिस्टाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, गला सूख गया है मेरा भी वो होते हैं कि जो पस होता है वो अधिक मात्रा में नहीं आ रहा हो, मूत्र के साथ में ब्लड की उपस्थिति हो, ब्लड प्रेजेंस हो रहा हो, आरंभ में जो यूरिन होता है वो अम्लीय होता है, बाद में ये क्षारीय हो जाता है। मूत्र त्याग करने पर, बार बार करने पर उस जगह पे पीड़ा होती है मूत्र नली में। इसके साथ ही ज्वार हो सकता है व्यक्ति को, आलस हो सकता है, अनिद्रा आए, खान पान में उसकी रुचि न रह जाए, इस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। किसमें? एक्यूट में। क्रोनिक में क्या मिलता है? क्रोनिक यूरिनरी इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है? पस की मात्रा अधिक होती है, मूत्र प्रारंभ में ही क्षारीय हो जाता है और अन्य लक्षण जिसमें मृदु रूप से दिखाई देता है। अगर याद रखने वाली कोई बात है तो ये है कि तीव्र मूत्राशय शोथ मतलब एक्यूट जो कंडीशन हो रही है उसमें मूत्र त्याग करने की, जो चूकने के बाद पेशाब करने की जो इच्छा होती है उसकी कमी रहती है और पीड़ा के समय कुछ समय के लिए मतलब शांत तो हो जाता है, परंतु पथरी के कारण यूरिनरी इन्फ्लेक्शन में पीड़ा शांत नहीं होती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर एक बार और रिपीट कीजिए। मैं रिपीट नहीं करता। कुछ चिकित्सकों का कहना है कि उनको डोजोलॉजी की क्लास बहुत छोटी सुनने को मिली, बट ये एक समय ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि पूरा हो ही नहीं पाएगा। और क्योंकि चिकित्सकगण 2 दिन के कार्यक्रम के लिए आए, एक दिन पहले आए और कार्यक्रम जिस दिन पूरा संपूर्ण नहीं हुआ था उससे पहले ही निकल गए। तो ये मेरी गलती नहीं है। आप लोगों को अगर कार्यक्रम करना है तो पहले बताइएगा, 1 से 2 महीने पहले बताइएगा ताकि शेड्यूल सेटअप किया जा सके। तो आज रोग के जो पहचान की बात कर रहे हैं सिस्टाइटिस की, तो रोग का निदान कोई कठिन कार्य नहीं है। ख़ास तौर पे बेस मेथोडोलॉजी वाले तो रोज ही करते थे, बट रिपोर्ट देने में खतराते थे। तो मूत्राशय का जो इन्फ्लेमेशन होता है और दर्द होता है, तो उसके कंडीशन में वहाँ पे उसके नीचे की ओर जो कमर वाला पार्ट होता है वहाँ पे मूत्राशय की ओर वो दर्द फैलता है। इसमें परिणाम क्या होते हैं इसके? नया अगर रोग आसानी से है, व्यक्ति को नया नया हुआ है तो ये आसानी से ठीक हो जाता है। इसमें चिरकालीन रोग जो होते हैं उसको आसानी से ठीक नहीं कर पाते हैं और दुर्बलता और सेप्टिमिया होने से रोगी जो होता है वो उसकी जो होती है वो मॉडरेट और डिजेनरेटिव टू डिजेनरेटिव नेफ्राइटिस जनरेट होता है व्यक्ति के अंदर। और इसमें भी कुछ याद रखने वाली बात है, यदि संक्रमण जो है वो यूरेटर के द्वारा किडनी की ओर जाने वाले जो वो मतलब नली होती है, वो रोग को बहुत गंभीर नहीं, परंतु रोग जो होता है वो कष्टदायक और पुनर्वर्तन के करने वाले होते हैं। कैंसर की जो विस्तृत शोध होती है उसमें भी यदि ऑपरेशन न किया गया तो देखने को मिलता है कभी कभी घातक परिणाम मिलते हैं। वो तब मिलते हैं जब पेशेंट दवा चालू करता है और बीच में बंद करता है, फिर चालू कर लेता है, अपनी मर्जी से दवाई का सेवन करता है और चिकित्सक से बोलता है कि मैं दवाई बराबर ले रहा हूँ।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। रोग की चिकित्सा विधि के अनुसार चिकित्सक को क्या करना चाहिए? रोग का पता लगने के साथ ही उसको दूर करने के लिए प्रोसेस करना चाहिए। तीव्र अवस्था में व्यक्ति को मतलब कंडीशनल उसको विश्राम कराना चाहिए। इससे रोगी में रुक कर के जो पेशाब आता है उसकी संभावना जो, क्योंकि ऐसी कंडीशन देखी जाती है रोगी को बहुत अधिक पेशाब आता है। पेशाब रोकने तक यदि दवा से शीघ्र लाभ नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में सॉफ्ट कैथेटर का प्रयोग एलोपैथी हॉस्पिटल्स में किया जाता है और बहुत ही सावधानी से किसी तरह की चोट ना लग जाए इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये होता नहीं है, रिस्की कंडीशंस कर देते हैं। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं पथ्य मतलब खाने का या उसके अंदर सहायक कोई चिकित्सा में उपयोग किया जाता है तो बता दूं आप लोगों को, जल है, बर्फीली है और जो अन्य तरह के जो पदार्थ होते हैं उसको प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जा रहा हो। रोगी को मूत्राशय की पथरी हो और इनवर्स में जो गोल या तंबू गुल होता है उसके भिगाया हुआ बोलना चाहिए, क्या बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रो में जैसे हम लोग के पास NH2 गैस है, या ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे H2C10 और क्या क्या बोला H2C10 का उपयोग कर सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा आ रहा है तो F2 भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इसके अगर अंदर में हम लोग बात करते हैं तो जो छेने का पानी होता है उसका भी उपयोग किया जा सकता है और अगर बार बार आप कहें तो कच्चा दूध जो होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बर्फ़ इत्यादि जो होते हैं वो सबसे ठंडे पेय पीने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाते हैं और जो रोगी होता है उसको अगर बात करते हैं तो सदैव गर्म पानी में ही पट्टी रखने के लिए सोचते रहता है कि कैसे भी करके मैं इसको न्यूट्रलाइज करूँ। तो इस तरीके से ये सिस्टाइटिस की क्लास आज मैं संपूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टाइटिस ये अपने आप में एक कंडीशनल है और इस कंडीशन को अगर हम समझते हैं भली भांति तो इसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। हालांकि व्हाट इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस और व्हाट इज़ नेफ्राइटिस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो बना के। आप लोग इस चैनल अखिलेश सिंह या नूतन आस्था @gmail.com पे रजिस्टर्ड है। अगर आपको देखना हो तो ये वीडियो आप अपने सेंटर्स पे देख सकते हैं। आज आस्था फाउंडेशन इंडिया की एक मीटिंग है गूगल मीट के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो उस लिंक को ज़रूर टच कीजिएगा। 3 बजे के 3 से 4 के बीच में आस्था फाउंडेशन इंडिया की एक मीटिंग रखी गई है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो उस लिंक के माध्यम से 3 से 4 के बीच में आप ज्वाइन कर लें और जो उससे रिलेटेड जो क्राइटेरिया है, क्योंकि पुरानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही थी कि सर हम आधार कार्ड नहीं देंगे, हम अपना रिकॉर्ड नहीं देंगे, लेकिन बिना रिकॉर्ड के कोई काम क्यों करेगा? तो रिकॉर्ड देना होगा। इसकी एक नॉमिनल फ़ी होगी जिसको जो और मतलब ऑर्गेनाइज़र बनेगा, कहने का मतलब वो आस्था फाउंडेशन से लेगा और आगे उसको क्या करेगा वो बता सकता है। तो वो उसी के आधार पे एक मीटिंग रखी गई है। आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासिक मेथड राव जी, जय हिंद।